जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपको जो एक कहानी सुनाने वाला हूँ, एक भूतनी की शादी, ये कहानी है। देखिए, जैसे कि ढोल बजाने वाले होते हैं या तंत्र मंत्र उतारने वाले होते हैं, इन चीज़ों में माहिर एक बिरमू जो था, वो ढोल बजाने वाला था। और एक समय की बात है कि वो ढोल बजाने के लिए कहीं पर गया हुआ था। तो वहाँ से जैसे वो ढोल बजा करके वापस जब दुल्हन को लेकर के बारात वापस पहुँची, तो उसे विदा करने के बाद उसने अपने गांव चलने का फैसला किया। और दो तीन एक और उसका दोस्त था जो ढोल उसके साथ में बजाया करता था, वो भी उसके साथ में था। तो जब वो सुबह गांव की शादी में उनको पहुंचना था और रात के समय जंगल का रास्ता था, जंगली जानवरों से डर के मारे उन्होंने क्या किया कि ढोल और जो उनकी मशक बीन थी उसे बजाने वाले उसके साथियों ने रात को चलने से मना कर दिया। लेकिन किसी तरह से उसने उन्हें मना लिया और वो चल पड़े। तो जंगल के रास्ते में वो ढोल बजाते रहे, जिससे कि जंगली जानवरों के खतरे से बचे रहें। अब जंगल का रास्ता भी पार हो गया था, रात के 2 बजे का समय रहा होगा। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, चांद की रोशनी में पूरा इलाका नहाया हुआ था। कान काटने वाली जो साए साए करती हुई आवाज़ होश उड़ा रही थी। वे चलते ही जा रहे थे और उनकी नज़र एक, जैसे कि समतल ज़मीन होती है उस तरीके से एक समतल ज़मीन थी, उस पर कुछ लोग नाचते हुए दिखाई दिए, जिन्हें देख करके वो डर गए। अब बिरमू तो बात को समझ गया। उसने साथियों से कहा कि ये लोग हमारी तरह कहीं से आ रहे होंगे, थोड़ी देर के लिए रुक गए होंगे। तो दूसरा जो उसके साथ था साथी, वो डरते हुए बोला कि नहीं नहीं, मुझे ये भूत लगते हैं। अरे अगर हुए भी तो मैं निपट लूँगा, तुम चिंता मत करो, मेरी विद्या कब काम आएगी। बिरमू बोला, देखो उन्होंने हमें देख लिया है, तुम डरो मत। हम डर गए तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको नचाने के लिए उनके पास चलते हैं। बिरमू समझ गया, पास में मरघट था जिसमें चिता अभी जल रही थी। वहाँ वो इस वक्त नाचने वाले भूतों के अलावा कौन हो सकते हैं। यही रास्ता दिखा बिरमू को कि भूतों से बचने का। तो कहते ना कि मरता क्या ना करता, उसके साथी भी बिरमू के साथ चल दिए। पहुंच गए उनके पास, उनके उल्टे पांव देखकर डर गए, पर उन्होंने ढोल बजाना मशक बजाना बंद नहीं किया। भूत भी ढोल धमाकों की आवाज़ पर खूब नाचते रहे। जब वे थक गए तो उनमें से एक भूत उनकी ओर बढ़ने लगा। उसको अपनी ओर आते देखकर बिरमू मंत्र पढ़ने लगा। उसके दोनों साथियों के डर के मारे पाजामे गीले होने ही वाले थे कि भूत बोल पड़ा, डरो मत, तुमने हमें बहुत नचाया, हमें बहुत मज़ा आया, हम बहुत खुश हैं, तुम्हें जो भी मांगना है मांगो, हमारे बस में होगा तो हम दे देंगे। उन दिनों रुपयों की शादी होती थी, बिरमू के पास लड़की वालों को देने के लिए रुपए थे नहीं, इसलिए उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। उसने सोचा एक भूतनी से ही शादी कर लूँगा। देखी थी एक सुंदर भूतनी उसने नाचते हुए, रख दी अपनी बात उस भूत के आगे। अब भूतों ने जो बिरमू को बहुत समझाया कि वो ऐसा नहीं कर सकते, पर बिरमू तो भूतनी की माया में सुध बुध खो चुका था। भूतों ने उसे बहुत लालच दिया, पर वह अपनी बात पर अटल रहा। हार कर भूतों को अपना वचन निभाना पड़ा। मरघट में शादी की रस्म पूरी हुई, हो गई बिरमू और भूतनी की शादी। दोनों अब पति पत्नी बन चुके थे। देखो बिरमू, ये भूतनी अब एक साधारण औरत की तरह तुम्हारे साथ तुम्हारा घर बसाएगी और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पर ध्यान रखना, ये जब तक चुप रहेगी तेरी पत्नी रहेगी, इसका मुंह नहीं खुलना चाहिए। जिस दिन इसका मुंह खुला, ये हड्डियों के ढेर में बदल जाएगी और वापस हमारे पास आ जाएगी। कहकर उन्हें विदा कर दिया भूतों के सरदार ने।
अब बिरमू भी अपनी पत्नी को लेकर खुशी खुशी अपने साथियों के साथ वहाँ से अपने गांव की तरफ चल पड़ा। जब वो गांव की तरफ चल पड़ा तो रास्ते में वो सोचता रहा कि भाई किस प्रकार से इस भूतनी को बोलने से रोका जाएगा। खैर वो चलो सोचते सोचते वो घर की तरफ आ रहे थे। बिरमू अब अपनी जो पत्नी थी उस भूतनी को लेकर के गांव में पहुंच चुका था। गांव के लोग बिरमू की अचानक हुई शादी को देख करके बहुत चक्के रह गए। बिरमू ने अपने माँ बाबा को समझा दिया कि यह गूंगी है, इसलिए इशारों में ही बात करना। माँ बाबा की बात सुनकर दुख तो हुआ कि उनकी बहू गूंगी है, पर साथ में वे खुश भी थे कि चलो आखिर शादी तो हो गई बेटे बिरमू की। समय गुजरता रहा। बिरमू की पत्नी ने घर बार का काम बखूबी अच्छी तरह से संभाल लिया। हाँ, गांव के लोगों से उसका मिलना जुलना ना के बराबर था। अब वह 2 बेटी और 2 बेटों की माँ बन चुकी थी। परिवार का बहुत ध्यान रखती थी। घर वाले उसके इशारे अच्छे से समझ जाते। यूँ समझो जिंदगी बड़े अच्छे से कट रही थी। एक दिन बिरमू के बच्चे गांव के दूसरे बच्चों के साथ में खेल रहे थे, तो खेल खेल में बच्चों का आपस में झगड़ा हो गया। एक लड़का तो बोल ही पड़ा, चुप रह बे भूतनी के। अब लड़ पड़ा उस बच्चे से। पास में खड़ा दूसरा बच्चा बोल पड़ा, क्या गलत बोल दिया इसने? लोग तो कहते हैं कि तेरी माँ भूतनी है। तू ही बता, अगर तेरी माँ भूतनी नहीं है तो वो लोगों से मिलती क्यों नहीं है और किसी से बोलती भी नहीं है? गांव के लोग भी तो तुम्हारे घर आने के लिए इसीलिए कतराते हैं। अब बिरमू के बच्चे अपना सा मुंह लेकर के घर आ गए। अपने बाबा से पूछ बैठे कि लोग माँ को ऐसा क्यों बोलते हैं, फिर माँ बोलती क्यों नहीं है? बिरमू ने उन्हें समझाया कि वे लड़के झूठ बोल रहे थे, उनकी माँ गूंगी है इसलिए बोल नहीं सकती। बच्चे उस समय तो चुप हो गए, पर उन्होंने सोच लिया कि वो अपनी माँ को बुलवा कर ही मानेंगे। एक दिन बिरमू किसी काम से दूसरे गांव गया था। बच्चों की माँ भी पानी लेने घर पर गई थी। बच्चों ने सोचा खाना बनाने का टाइम भी हो गया है, माँ को मसाला पीसने के लिए सिलबट्टे की ज़रूरत तो पड़ेगी, क्यों ना हम इसे छुपा दें। फिर तो माँ हमसे पूछेगी कि छुपा दिया उन्होंने सिलबट्टा। अब थोड़ी देर बाद पानी लेकर के माँ भी आ गई। खाना बनाने की तैयारी करने लगी। मसाला पीसने के लिए उसने सिलबट्टा ढूंढा, लेकिन सिलबट्टा नहीं मिला। इशारों में पूछ लिया बच्चों से, पर उन्होंने तो ठान रखी थी कि आज माँ को बुलवा कर ही मानेंगे। काफ़ी देर ढूंढने के बाद जब सिलबट्टा नहीं मिला और ना ही बच्चों ने कोई जवाब दिया, तो झल्ला कर बोल पड़ी, बट्टा कहाँ है? बस इतना ही कहना था कि वो हड्डियों के ढांचे में बदल गई। यह सब देख करके रोने लगे। बच्चों का भी रो रो कर बुरा हाल था। वे अपने किए पर पछता रहे थे। सोचने लगे कि उन्होंने माँ से जिद क्यों की हो। माँ को जो है हड्डियों के ढेर में बदलते देख करके बच्चा और दादा दादी का रो रो करके बुरा हाल था। दादा ने किसी तरह से अपने आप को संभाला और बच्चों को दिलासा देने लगे। उन्हें डर था कि यदि इस बात का पता जो गांव वालों को लग गया तो वो उनके साथ न जाने कैसा कैसा व्यवहार करेंगे। ऐसे ही कहीं किस्से सुने थे उन्होंने, उन्हें याद कर उनकी रूह कांप जाती। बच्चों को हिदायत दे दी कि इस बात का किसी को पता न चले, वे गांव वालों से दूर ही रहें तो अच्छा है। अब 2 दिन हो गए, घर में चूल्हा नहीं जला था। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था कि वे क्या करें। बच्चे हड्डियों के ढेर को घेर कर अपनी माँ को याद कर आंसू बहा रहे थे। बिरमू को भी 2 दिन हो गए थे दूर गांव शादी में गए हुए। ये जी सुनते हो, घर जल्दी चले जाओ। 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, बच्चों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, उनका रो रो करके बुरा हाल हो रहा है। बिरमू के कानों में जैसे ही अपनी प्रेत पत्नी की आवाज़ पड़ी, उसकी नींद खुल गई। घबरा करके खड़ा हो गया। सुबह का समय था, यही सोचकर और भी डर गया कि लोग कहते हैं कि सुबह का सपना सच होता है। सोचने लगा कि सपने में क्यों आई, इससे पहले तो कभी नहीं आई थी। फिर उसने यूं क्यों कहा
जल्दी घर आ जाओ। ये भी तो कह सकती थी कि घर आ जाओ। यह सब याद कर परेशान हो गया। शादी भी संपन्न हो चुकी थी और अपने साथ के जो ढोल धमाके वाले थे, शादी के घर से विदा करके और अपने गांव के लिए चल पड़े। रास्ते में किसी तरह से बुरे ख्याल उसे परेशान कर रहे थे। पूरे रास्ते एक घड़ी के लिए भी आराम नहीं किया उसने। साथी के पूछने पर कुछ नहीं बोला। सुबह के चले, रात होने से पहले घर पहुंच गए अपने गांव में। घर में पहुंचते ही उसे देखकर मुश्किल से चुप हुए बच्चों का रोना शुरू हो गया। उसको कुछ गलत होने की आशंका होने लगी। बूढ़े माँ बाप भी उदास होकर के उसकी तरफ देखने लगे। सब दिख गए पर पत्नी नहीं दिखी। पूछ लिया बाबा से। बाबा ने भी रसोई वाले कमरे की तरफ इशारा कर दिया। जब बाबा ने रसोई वाले कमरे की तरफ इशारा कर दिया तो बिरमू जैसे ही रसोई घर में पहुंचा तो हड्डियों का ढेर देख करके उसे भूत की अपनी पत्नी को बात न बोलने वाली हिदायत याद आ गई। समझ गया कि उसकी पत्नी ने जरूर मुंह खोल दिया होगा। सपने वाली बात याद आ गई। पूछ लिया बाबा से। बाबा ने यह भी पूरी बात बता दी। हड्डियों को सीने से लगाकर पत्नी को याद कर फूट फूट कर रोने लगा। बच्चे भी सहमे सहमे एक कोने में खड़े अपने बाबा को एक टक देख रहे थे। उसे बच्चों पर गुस्सा तो बहुत आया, पर बिना माँ के बच्चे समझकर गुस्सा पी गया। थोड़ी देर में बच्चों को सीने से लगा लिया। पत्नी की अस्थियां कब तक घर में रखते। माँ बाबा ने भी उसे अस्थियों के नज़दीक एक छोटी नदी थी जो आगे चलकर गंगा नदी में मिलती थी, उसमें डालने को कहा। साथ में हिदायत भी दे दी कि गांव वालों को इस बात का किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना गांव वाले उनको जीने नहीं देंगे। बच्चे माँ की अस्थियों को वहां से किसी भी हालत में नहीं जाने दे रहे थे। बस दिन रात उन्हें देखकर माँ को याद करते रहते। यह सब देख करके बिरमू अपने आंसू नहीं रोक पाया। एक दिन सुबह सुबह जब बच्चे सो रहे थे, बिरमू ने हड्डियों की पोटली उठाई और चल पड़ा उसे नहर में बहाने। चल ही रहा था कि पोटली से आवाज़ आई, कैसे हो जी? मुझे मालूम है तुम सब दुखी हो। बच्चे तो मेरी हड्डियां भी नहीं उठाने दे रहे थे ना। मुझे पता है उन पर क्या गुजर रही है, मेरा क्या हाल है पता है तुम्हें। अपने को ही दोष दे रही हूँ। मत मारी गई थी मेरी, क्यों झिल्लाई बच्चों पर उस दिन? ये तो बच्चे थे, उन्हें बुरा लगा था न कि उनकी माँ को कोई भूतनी कहे। पूछ लिया उन्होंने बस। वो देखो तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं, डांटना मत, प्यार से समझा देना उन्हें, कहकर चुप हो गई। बाबा हमारी माँ को कहीं नहीं ले जाना, चिपक गए बस बाबा से। ठीक है मैं इन्हें समझाती हूँ, उस पेड़ के नीचे ले जाकर बिठा दो इन्हें। पोटली से आवाज़ आई, देखो मेरे बच्चों मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारे बिना उतनी ही दुखी हूँ जितना तुम मेरे बिना हो। मैं भूत लोक में रहते हुए भी हमेशा तुम्हें याद करूँगी। खाओ अपनी माँ की कसम, अब तुम रोओगे नहीं, अपने बाबा को तंग नहीं करोगे, बूढ़े दादा दादी का ख्याल रखोगे। अभी मेरी अस्थियाँ नहर में बहाने दो अपने बाबा को, वरना मैं यहाँ भूत लोक में दुखी रहूँगी। तुम अपनी माँ को दुखी देखना चाहते हो? जाओ तुम घर जाओ। और जो बड़ी लड़की थी उसको बोली कि ओ बड़की, जल्दी से ले जा भाई बहन को घर। दादा दादी घबरा रहे होंगे, कहकर चुप हो गई। बच्चे भी नम आंसुओं से माँ को याद करते अपने घर की तरफ चल पड़े और बिरमू उस नदी की तरफ। बिरमू नहर के पास पहुंच चुका था, अस्थियों को बहाने ही वाला था कि पत्नी की आवाज़ सुनते ही रुक गया। थोड़ा रुकिए, सामने पहाड़ी से हमारी ओर आती हुई मनुष्य जैसी आकृतियों को देख रहे हो? वे मेरे जैसी ही आत्माएं हैं, मुझे ही लेने आ रहे हैं। उनसे बिल्कुल भी डरना मत, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। हाँ, उनमें तुम्हारा जिगरी दोस्त शोभनू भी है, लगता है वो हमारी तरफ ही आ रहा है। कौन शोभनू? याद आया कुछ कि नहीं? बिरमू को याद आ गई शोभनू की। उसके मन में जो थोड़ा बहुत डर था अब उत्सुकता में बदल गया।
इंतजार करने लगा शोभनू का। शोभनू पास आ चुका था। डरावना तो नहीं लग रहा था, पर गौर से देखने पर उसके पांव कुछ उल्टे से लग रहे थे। बोल पड़ा, कैसे हो बिरमू? देख 15 साल हो गए मुझे तुम्हारी दुनिया से गए हुए। मुझे मालूम है तू खूब याद करता है मुझे, मेरे माँ बाबा की मदद कर देता है, बस यही देखकर उनकी चिंता नहीं रहती। तुझे तो याद होगा उस दिन जब गांव के पास घास में जंगल में आग लग गई थी और पूरा गांव आग बुझाने के लिए जंगल में पहुंच गया था। पूरा गांव आग बुझाने में जुटा था, पर आग की लपटें थी कि बुझने में ही नहीं आ रही थी। तूने और संतू चाचा ने कितना मना किया था मुझे कि आगे मत जा, आग की लपटें बहुत ऊंची है, पर मैंने किसी की नहीं सुनी। हरी झाड़ियों को लेकर के आग से जूझ गया, गिर गया आग की लपटों में। अब तक आग शांत हुई, जब तक आग शांत हुई तो मैं तुम्हारी दुनिया से जा चुका था। कितना रोया था तू? हाँ याद है पिछले जन्म, पिछले साल भी आग लगी थी, पूरा गांव हार गया था। जब तुम चले गए थे तब हमने ही आग बुझाई। अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। सच बताऊं, अब मेरी आयु पूरी होने वाली है, कुदरत मुझे मुक्ति दिलाएगा। मैं तो उनसे विनती करूंगा कि मैं इसी योनि में रहना चाहता हूँ, कम से कम अपनों की खैर खबर तो मिलती रहती है। बिरमू ध्यान से शोभनू की बात सोच रहा था, सुन रहा था। हाँ बिरमू, तुझे याद तो होगा, तू मेरे को कहकर हमारे मवेशी चराने के लिए पड़ोस के गांव की सरहद में ले जाते थे। उसी गांव की बिंदु जो अपने मवेशी भी वहीं चराने के लिए आती थी, उसी से तो तू मिलता था ना। कितनी बार तुझे इस बात के लिए मार भी खानी पड़ी थी, पर तू तो था 2 दिन बाद फिर मवेशी लेकर वहीं पहुंच जाता था। पागल सा था तू। जब तूने सुना कि बिंदु पेड़ से गिरकर सदा सदा के लिए तुम्हारी दुनिया से चली गई, वही बिंदु तो है जिसे तू कांधे पर लादे हुए है। हम उसे ही लेने आए हैं। कहते कहते शोभनू शांत हो गया। लो अब नदी भी आ गई है, बहा दे मेरी अस्थियां। मैं भी भूतलोक में अपने साथियों के साथ पहुंच जाऊंगी, पर ये मत सोचना मुझे तुम लोगों की याद नहीं आएगी। बच्चों, बूढ़े माँ बाबा और अपना ख्याल रखना। भर्राई आवाज़ अब शांत हो गई। बिंदु, तूने कभी जिक्र भी नहीं किया कि तुम मेरी ही बिंदु हो। उस दिन जब तुम साथियों के साथ ढोल ढमाकों की थाप पर नाच रही थी, तेरे को देखकर मन में एहसास तो हुआ था कि कहीं ना कहीं मेरी बिंदु की आत्मा तो नहीं है। उस दिन न जाने क्यों तुझ में खो गया था मैं। ये सब तेरी ही माया थी। तूने गलती क्यों की? क्यों आई बच्चों के उकसाए में? चुप रहती। कैसे रहेंगे हम तेरे बगैर? देख, शोभनू भी चलने का इशारा कर रहा है। तू जा, बच्चों की चिंता मत करना। कहते कहते अस्थियां नहर में बहा दी। अच्छा जी, अपना भी ध्यान रखना। चलो घर जल्दी जाओ, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। अस्थियां पानी में बहते बहते दूर निकल गई और बिंदु की आवाज़ शांत हो गई। बिरमू बिंदु को याद करता हुआ अपने गांव की तरफ चल दिया। हाँ, बीच बीच में सामने पहाड़ी की तरफ इसी आशा से देखता रहा, शायद बिंदु नजर आ जाए। बिरमू भारी मन से बिंदु की अस्थियां प्रवाहित कर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। दिन काफ़ी निकल आया था। गांव में पहुंचते ही पूछ लिया गांव वालों ने कि वो कहां से आ रहा है। साथ में पूछना भी नहीं भूले कि उनकी पत्नी आजकल दिखाई नहीं दे रही है। अभी उसी को छोड़कर आ रहा हूँ, उसको लेवाने के लिए उसके मायके वाले आए थे, बता दिया बिरमू ने गांव वालों को। बिरमू घर पहुंचा था। बच्चों उन जिनकी आंखें अभी भी नम थी, उनको उनकी माँ का संदेश भी दे दिया और बच्चों को समझा दिया, कोई उनके माँ के बारे में पूछे तो कह देना माँ नानी को मिलने नानी के गांव गई हुई है। जुट गया जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए, पर छोटे छोटे बच्चों को संभालना, फिर रोजी रोटी कमाने के लिए खेती और शादियों में जाने के लिए साथ आसान नहीं थी जिंदगी। माँ बाबा किसी भी तरह से बच्चों के लिए माँ लाने की सलाह दे रहे थे। बिरमू को यह हरगिज मंजूर नहीं था।
पर जब कभी बच्चों की हालत देखकर माँ बाबा की बात पर ध्यान देता तो सोचने लगता, चार चार बच्चों और गरीब के उम्र दराज के साथ कौन घर बसाएगा। पर बिंदु की याद आते ही ऐसा सोचने के लिए उससे मन ही मन माफ़ी मांग लेता। सुनो जी, माँ बाबा ठीक कह रहे हैं, बड़की कितना काम कर लेगी, 12 बरस की तो है। फिर तुम्हारे भी कितने काम हैं, बारात में जाते हो तो 3-4 दिन से पहले नहीं लौटते। तुम दूसरी शादी कर लो, मुझे कतई भी बुरा नहीं लगेगा। अरे मेरे बच्चों को उनकी देखभाल करने के लिए माँ तो मिल जाएगी, इससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए क्या होगी। कहकर चुप हो गई बिंदु। खुल गई बिरमू की नींद। याद करने लगा बिंदु को। आज फिर बिरमू के माँ बाबा ने बच्चों के लिए माँ लाने की बात छेड़ दी। बच्चों को इस बात की भनक लग गई। बोल पड़े, हमें तो हमारी ही माँ चाहिए, ला सकते हो तो ले आओ हमारी माँ को, नहीं तो हमें कोई और माँ नहीं चाहिए। देख भाई, तुझसे तो कुछ छिपा हुआ नहीं है। पत्नी तो वापस प्रेतलोक में चली गई बच्चों की खातिर। तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। मेरे साथ एक बार उसी स्थान पर चलना होगा। अपनी दोस्ती का वादा देकर बोल पड़ा दूसरे गांव के ढोल ढमाके बजाने वाले साथी से। उसने भी डरते डरते हाँ कर दी। रात के 12 बजे होंगे। बिरमू और उसके साथी पहुंच गए उसी जगह पर जहां वो पिछली बार भूतों से मिले थे, पर वहां उनको कोई नज़र नहीं आया। हाँ, पास में शमशान घाट पर हल्की हल्की आग की लपटें दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद उन्हें किसी के बात करने की आवाज़ सुनाई दी। बिरमू को उम्मीद जाग गई, पर साथी का चेहरा देखने लायक था। साथी को किसी भी हालत में न डरने को कह दिया बिरमू ने। उसे मालूम था भूतों का मुखिया उसकी बात न मानने पर उस पर नाराज होगा। कह दिया साथी को कि ढोल ढमाके बजाने के लिए, और खुद जोर जोर से ढोल ढमाके पर भूत सागर की तान जो उसने छेड़ दी। अब ढोल धमाके की आवाज़ सुनकर सारे प्रेत जो शमशान घाट में बैठे थे वहाँ से तुरंत ही वो चलने को हुए ही थे कि उनके मुखिया ने उन्हें रोक दिया। इसके लिए हमने कुदरत से विनती कर नियम तोड़े थे, पर इसने हमारी दी हुई हिदायत को नहीं माना। इसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, कहकर चुप हो गया मुखिया। यह सुनकर सारे प्रेत प्रेतनी सहम से गए। जो जहाँ थे वहीं रुक गए। उनको डर सताने लगा कि मुखिया बिरमू को न जाने क्या सजा देगा। मुखिया जी, माफ़ी चाहती हूँ, अगर आप अनुमति दें तो कहूँ। बिंदु प्रेतनी को कितने अच्छे से रखा था बिरमू ने, कितना प्यार करता था उसे, बचपन में भी और इस योनि में भी आने के बाद। देखो इसके बच्चे कितना प्यार करते हैं इससे, और ये अपने बच्चों से। फिर बिरमू की वजह से ये सब तो नहीं हुआ। बच्चों का भी क्या दोष, कैसे सहन करते उनकी माँ को कोई भूतनी कहे। भावनाओं में बह गए, मुंह खुलवा दिया माँ का। दंड तो उन लोगों को मिलना चाहिए जो एक दूसरे की कमी निकालकर उनकी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं, मगर आपने बिरमू को दंड दिया तो उनके बच्चों और बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। देखो तो बिंदु का चेहरा बिरमू को सजा देने की बात सुनकर कितना डर गई है, कितनी दुखी रहती है अपने बच्चों को याद कर। कहकर चुप हो गई बिंदु की सहेली प्रेतनी। ठीक है, कह रही हो, पर थोड़ी परीक्षा तो लेनी पड़ेगी बिरमू की, या वह भी न ले। सुनकर मुस्कान लौटाई सभी के चेहरे पर। अब सारे जो शमशान घाट था वहाँ तपड़ में पहुँच गए। बिरमू और साथी ने जोर जोर से ढोल धमाके बजाने शुरू कर दिए। बंद करो ये सब, जो तुमने और तुम्हारे गांव वालों ने बिंदु प्रेतनी के साथ किया है वो माफ़ करने के लायक है क्या। कैसे स्वार्थी लोग हैं धरती पर, जो दूसरों की खुशी नहीं देख सकते। मालूम है तुम बिंदु को उसके पिछले जन्म में बहुत चाहते थे, शादी करना चाहते थे। वो
तुमसे इसलिए कुदरत से प्रार्थना कर उनके नियम तोड़कर तुम्हारी उसकी शादी तुमसे करवाई थी, जिससे उसके तुमसे प्यार की अधूरी इच्छा पूरी हो जाए। पर तुम जो थे, तुम्हें परीक्षा देनी होगी। अगर सफल हुए तो तुम फिर बिंदु को पा सकते हो और उनके बच्चों को उनकी माँ। कड़कड़ाती आवाज में मुखिया बोला। अब डरते डरते बिरमू ने परीक्षा देने की हामी भर दी। सुनो, हम तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग करेंगे। अगर कुदरत को मंजूर हुआ तो तुम फिर जिंदा हो जाओगे और हम बिंदु को तुम्हारे साथ विदा कर देंगे, वरना तुम अपनी जान से हाथ धो लोगे। तुम अगर बिंदु के बिना जाना चाहो तो तुम जा सकते हो, तुम्हें हम माफ कर देंगे। मुखिया ने सुना दिया अपना आदेश। बिरमू के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। बिना देरी किए अपना सर कलम करवाने के लिए मुखिया के आगे कर दिया। यह देखकर बिंदु की आंखें भर आई। मुखिया और दूसरे प्रेतनी का सर बिरमू के आगे अपनी पत्नी बिंदु के प्यार के लिए देख करके झुक गया। खड़े हो जाओ बिरमू, तुम अपने प्यार की परीक्षा में पास हो गए। कुदरत से ही आज्ञा लेकर हमने यह सब रचा। बजाओ ढोल ढमाके, खुशी मनाओ। अब सभी आत्माएं ढोल ढमाकों की थाप पर नाचने लगी। चारों ओर हर्षोल्लास के माहौल था। कुछ देर बाद उनके पांव थम गए। बिंदु, तुम्हारी तपस्या रंग लाई है। तुम्हारे बिना तुम्हारे बच्चे कितना उदास हैं। जाओ उनके पास और अपनी गृहस्थी संभालो। बिंदु ने मुखिया के पांव छुए। मुखिया ने भी बिंदु के कान में कुछ कहा और बिरमू को पास बुलाकर बिंदु का हाथ उसके हाथ में दे दिया। बिरमू और बिंदु ने मुखिया के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। बिंदु अपने साथी आत्माओं से मिलकर चल पड़ी अपने बिरमू के साथ, अपने बच्चों के पास, अपनी दुनिया को दोबारा बसाने। आत्माएं उनकी सलामती के लिए दुआ कर उन्हें जाते हुए देखती रही। रात के 4 बजे होंगे। बिरमू, बिंदु और साथी अपने गांव के लिए चल पड़े। बिरमू का साथी उनसे काफ़ी आगे आगे चल रहा था, जिससे बिछड़े हुए पति पत्नी आपस में दिल खोल करके बातें कर सके। बिरमू जब भी मुड़ मुड़ कर बिंदु को देखता, मुस्कुरा जाती बिंदु। सुबह होने को थी। आकाश में चांद शायद यही सोचकर सूरज की किरणों का इंतजार कर रहा था कि बिंदु को अंधेरे में चलने में मुश्किल न हो। गांव में पहुंचते ही गांव की महिलाओं से सामना हो गया। पूछ लिया उसने बिंदु से। बिंदु ने पाँव छू लिए और बिरमू तो सोचकर डर गया कि कहीं बिंदु पिछली बार की तरह गलती न कर बैठे। बिंदु बोल पड़ी, मायके गई थी। बिंदु को बोलते देखकर पसीना आ गया बिरमू के चेहरे पर। गांव की दादी ने भी हंसते हंसते मायके से लाई मिठाई की डिमांड कर दी। आज पहली बार मिली थी बिंदु से। सोचने लगी, इतनी सुंदर और मिलनसार औरत के लिए पता नहीं क्यों लोग ऐसी वैसी बातें करते थे। बिंदु के सर पर हाथ रखकर चल पड़ी अपने घर की ओर। बिंदु और बिरमू भी अपने घर की ओर चल दिए। बिरमू के अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि बिंदु को प्रेतों की चेतावनी का असर नहीं हुआ। अब वे अपने घर के आंगन में पहुंच चुके थे। बेटी जो बड़ी वाली जो बेटी थी वो पशुओं को आंगन में बांध रही थी बाबा के साथ। माँ को देखकर चौंक गई। रोते रोते गोबर से सने हाथों से ही लिपट गई माँ से। माँ भी अपने आंसू नहीं रोक पाई, उसे लगा लिया अपने सीने से। अब तो बच्चों की को भी खबर लग चुकी थी। आ गए सारे के सारे आंगन में और लिपट गए माँ से। थोड़ी देर बाद सारे घर के अंदर आ गए। बिंदु ने सास ससुर के पांव छुए। सासू माँ ने उसे गले से लगा लिया। बड़की ने अब तक सबके लिए चाय बना दी और ले भी आई। वाह बड़की, तूने तो सब सीख गई है। माँ बोला, याद नहीं पहले क्या हुआ था, अब हमारा क्या होगा। रोते रोते बोल पड़ा छोटा लड़का, अब तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। सभी से खूब बात करूंगी। मेरे बच्चों को कोई उनकी माँ के बारे में कुछ कहे, ऐसा सुन सकती हूँ। छोटे बेटे के सर पर हाथ सहलाते हुए बोल पड़ी बिंदु।
यह सब सुनकर देख सुनकर के सबके चेहरे खिल उठे। वे बातें ही कर रहे थे कि आंगन में किसी के आने की आहट सुनकर घर से बाहर आ गए। दो आदमी अपने कंधे पर दो बड़े बड़े बॉक्स लेकर आ खड़े थे। पहचान लिया बिंदु ने और बिरमू को भी बता दिया। दोनों मेहमानों की आवभगत कर उन्हें विदा कर दिया। बच्चे भी अभी अभी आए नए कपड़े पहनकर गांव में मिठाई बांटने निकल गए और बिरमू और बिंदु भी खुश हो गए एक दूसरे को निहारने में। बिंदु को दोबारा अपने परिवार से मिले हुए 1 साल हो गया था। उसकी गृहस्थी आनंद के साथ चल रही थी। अब तो वो गांव वालों से भी मिलने जुलने लगी थी, पर बिरमू को डर बना रहता कि प्रेतों के सरदार ने बिंदु को क्या चेतावनी दी होगी और वो दोबारा भावना में बहकर गलती न कर दे। उसने बिंदु से पूछना तो चाहा, पर उसके कहने का गलत असर न हो इसलिए वो चुप रहा। बड़की को छोड़कर तीनों बच्चे गांव के पास वाले स्कूल में जाने लगे। बड़की घर बाहर के काम काज में भी मदद करती। यूँ कहो कि मवेशियाँ घास लकड़ी का जिम्मा उसी के ऊपर था। बिरमू जरूरी काम से गांव से बाहर गया था। बड़की की तबीयत ठीक नहीं थी तो बिंदु ने घर का काम जल्दी जल्दी निपटाया। बड़की दवाई देकर आराम करने को कहकर मवेशियाँ चराने के लिए चलने ही वाली थी कि ससुर जी बोल पड़े, बहू तो तुम घर में रहो, बड़की को भी देख लोगी और बच्चे भी स्कूल से आएंगे। आज मवेशियों को चराने के लिए मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं बाबा, आपकी तबीयत कौन सी अच्छी है, आप आराम करो, बस इस बड़की को देखते रहना, कहीं इसे थोड़ा आराम हुआ और ये काम पर न लग जाए, कहकर बिंदु मवेशियों को चराने के लिए चल पड़ी। बिंदु गांव की सरहद के जंगल में पहुंच गई। अब मवेशी भी वहां चल रहे थे और वो भी पहाड़ी गीत गुनगुनाते घास काटने में खो गई। घास काटते काटते उसे न जाने क्यों ऐसा लगा कि वो कई सालों पहले यहाँ आई थी, जबकि उसे तो याद है कि इस गांव में आने के बाद तो वो मवेशी चराने कभी गई ही नहीं। एक जो पेड़ था बरगद का, उसकी छाया में बैठ करके सोचने लगी। उसके ख्याल में यह सब क्यों आया। वह यह सब सोच रही थी कि छोटी नदी के पार सामने रास्ते से जाती हुई कुछ महिलाएं अपने सर पर सामान लिए जा रही थी, उसे दिखाई दी। जाने क्यों उसको उनको करीब से जाने का मन हुआ। बिना देरी किए पहुंच गई उनके पास। पूछ लिया उनसे किस गांव के हो और शादी होगी न, तभी तो कभी इतनी सारी साग सब्जी और सामान लिए हुए हो तुम। तुम्हारे पड़ोसी गांव के हैं पर तुम्हें कभी देखा नहीं। हम तो तकरीबन तुम्हारे गांव के सभी लोगों को जानते हैं। वो जो लड़की नीली सलवार कमीज में थी है उसकी शादी का सामान है। नीला सूट पहने लड़की जो दूसरी औरत के साथ आ रही थी उसकी ओर इशारा कर बोलते बोलते गांव के लिए चल पड़ी। अरे दीदी, इस औरत की शक्ल देखी, नीलू से कितनी मिलती है। जब ये नीलू की उम्र की रही होगी नीलू की तरह ही दिखती रही होगी, बोल पड़ी महिला जिससे अभी अभी बिंदु ने पूछा था। अब वो नीले सूट वाली लड़की उसके करीब आ गई। उन्होंने अपने सर से सामान उतार करके नीचे रख दिया और सस्ताने के लिए वो बैठ गई। माँ उस औरत को देखकर हमें एकटक जो माँ थी उनकी उस औरत जो थी उस औरत को देख करके एकटक वो देखती रही और बिंदु की तरफ इशारा करते हुए बोल पड़ी, अरे बेटी, पास के गांव की हो ना, अब तो तुम्हारे गांव वाले अपने पशुओं को चराने के लिए इधर कम आते हैं, आ इधर आ। वहीं से बैठे बैठे बोल पड़ी नीलू की माँ। बिंदु भी उनके पास पहुंच गई। किसकी बहू है तू और तेरा नाम क्या है। बता दिया बिंदु ने माँ और बड़की के पापा का नाम। बिंदु नाम सुनते ही नीलू की माँ की आंखें छलछला गई। बेटी बिंदु की याद आ गई। गौर से देखने लगी बिंदु को। नीलू की उम्र की थी जब वो दुनिया से छोड़ करके चली गई। दिखती भी तो इसी की तरह थी। ले ये तू भी खा, बाजार से ले आई मिठाई बिंदु को पकड़ाते हुए बोली नीलू की माँ। शादी है बेटी की। किस गांव में है इस नीलू का ससुराल, बोली। बता दिया माँ ने और बोल दिया कि बिरमू तो शादी में आएगा ही, उसके साथ जरूर आना, नज़दीक ही तो है। वह तुम्हारे गांव को अपना ही गांव समझते हैं,
पर तुझे पहले कभी देखा नहीं। तुम्हारे गांव की एक औरत को पहचानती हूँ मैं। आज भी कहाँ मिलती है वो बेटी न बड़की। उसे बुखार आया था इसलिए आना पड़ा। मैं तो घास काटने के लिए बैठ गई थी, पता नहीं तुम लोगों को देख करके इधर आने का मन हो गया। बीमार है बेटी, देख दोपहर हो गई, तेरे मवेशी भी उधर चलने गए हैं। अब तू भी जा और याद रखना, अगर इसके पापा बिरमू को बुलाएंगे तो तू जरूर आना, नहीं आई तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी। और बच्चों के लिए ये मिठाई ले जा, नीलू के माँ बोली। बिंदु ने उनकी तरफ देखा और वहाँ से चल दी और ये लोग अपने गांव की ओर चल दिए। माँ मुझे बहुत याद आती है दीदी की, अगर होती तो इस उम्र की ही दिखती। पता नहीं मुझे उसमें दीदी नज़र आ रही थी। हाँ कहकर तू ठीक कह रही है, इससे आगे कुछ नहीं बोल पाई। माँ तू रो तो रही है, दीदी की याद आई ना तुझको। माँ कुछ बोल नहीं पाई। एक बार उसने बिंदु को देखा और फिर अपने सर पर घास लिए मवेशियों के लिए पीछे पीछे चल दी। थोड़ी देर बाद बिंदु पहाड़ी के पार, इस पहाड़ी वे और दूसरी पहाड़ी के पार हो गए। बिंदु अपने मवेशियों के साथ में घर पहुंच चुकी थी। बड़की को रसोई में देख पहुंच गई, उसके पास डांटने लगी कि उसे आराम कहने को कहकर गई थी और वो काम कर रही है, उसे आराम करने को कहकर खाना बनाने लग गई। माँ पहली बार हो गई ना आज, किधर से ले गई थी पशुओं को, कहीं और भी साथ में था या अकेली ही थी। जंगल में डर तो नहीं लग रहा था। चारपाई पर लेटे लेटे न जाने कितने सवाल कर दिए बड़की ने। नहीं तो डर किस बात का। उस गांव के लोग मिले थे, बड़े मिलनसार हैं, शादी का सामान ले जा रहे थे। शादी थी ना उनके गांव में। नीलू नाम बता रही थी लड़की का जिसकी शादी है, पर वे तो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मेरे को पहले से जानते हों। अरे नीलू मिली थी, खूब जानती हूँ उसे, कभी कभी मिल जाती है जब मैं उधर मवेशी लेकर जाती हूँ और वो घास काटने के लिए आती है। पता नहीं वो मेरे को क्यों अच्छी लगती है। अब हम कई दिनों तक नहीं मिल सकते और ना ही वो मुझे मिली थी इतने दिनों से, कह पड़ी ये बड़की ने कहा। अरे क्या बातें कर रही हैं बड़की और उसकी माँ, इतनी देर से दरवाजे पर खड़ा हूँ और तुम्हें खबर तक नहीं। बिरमू जो अभी अभी पास वाले गांव से वापस आया था, दरवाजे पर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। बिंदु को थैला पकड़ाते हुए बोला, बाबा चुपके चुपके क्यों सुन रहे थे हमारी बात लेटे लेटे? बड़की ने पूछा। ओ बड़की, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ मेरी बेटी को? चल वैद्य जी के पास ले चलता हूँ तुझे। बाबा अब मैं ठीक हूँ कहकर बाबा को सारी बात उसने बता दी। तो आज तुम्हारी माँ गई थी पशुओं को चराने के लिए। बिरमू ने तो बिंदु की सारी बातें सुन ली थी। यह सोचकर चिंता करने लगा कि बिंदु को पुरानी बातें तो याद ना आ गई। उसे डर सताने लगा। यही सोचकर तो उसने बिंदु को उधर नहीं भेजा था। अपनी बहन नीलू और माँ से मिली थी। उसके पिताजी तो इतने सालों बाद भी मेरे को अपना दुश्मन समझते हैं और लोगों को जब बिंदु के बारे में जब पता लगेगा तो लोग हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। पर आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोचकर प्रेतों के सरदार को याद कर उनका शुक्रिया करने लगा कि उन्होंने बिंदु को पिछले जन्म की बातें याद ना आए, इसका ध्यान रखकर ही उसके साथ भेजा है। सुन लो, तुमने जो हमारी सारी बातें सुन ली थी। एक बात पूछूं, अब मैं उस औरत और उसकी बेटी से मिली तो मुझे अजीब सा क्यों लग रहा था और वे भी मुझे ऐसे देख रहे थे कि जैसे वो मेरे को जानते हों। दो औरतें जो सामान ले जा रही थी, पता है वो क्या कह रही थी कि मेरी शक्ल नीलू से कितनी मिलती है। मैंने ये सुन लिया था। और नीलू की माँ कैसे बात कर रही थी, जैसे कोई अपने सगों से बात करता है। वो नीलू पता नहीं मुझे एकटक होकर के देख रही थी। हाँ, उन्होंने मुझे मिठाई खाने को दी थी, साथ में ज़बरदस्ती बच्चों के लिए भी पकड़ा दी। बात बात में जब मैंने बताया कि बड़की को बुखार है तो वो कहने लगी, जा जल्दी घर जा।
उसकी आंखों में आंसू क्यों आ गए होंगे, मेरी समझ में नहीं आया। हाँ, ये तो बताना भूल ही गई कि वो बोल रही थी कि अगर नीलू के पिताजी तुम्हें नीलू की शादी में बुलाएंगे तो मैं भी तुम्हारे साथ शादी में आऊं, और नहीं आई तो वो बहुत नाराज़ हो जाएंगी। अच्छा ये बताओ, जब तुम ही सबकी शादी में जाते हो तो वे तुम्हें क्यों नहीं बुलाएंगे? कहते कहते चुप हो गई। बिंदु की सारी बातें सुनकर बिरमू परेशान हो गया। उसे तो अब बच्चों, बाबा, माँ, बिंदु की चिंता होने लगी। सोचने लगा इतने वर्ष बीत गए पर उनके इसके पापा अभी भी मेरे से दुश्मनी पाले हैं, और अगर उन्होंने बुला लिया तो बिंदु भी साथ चलने को कहेगी। जहाँ जाकर इसे पुरानी बातें याद आ गई तो हमारा क्या होगा? कुदरत से प्रार्थना करने लगा कि उसे शादी में नहीं बुलाएं तो अच्छा होगा। और संयोगवश ऐसा ही हुआ कि बिरमू को बिंदु के पिछले जन्म के माता पिता के घर से उसकी बहन नीलू की शादी में पहुंचने का बुलावा आ ही गया। बिंदु के पिता उसे बुलाना तो नहीं चाहते थे, पर शादियों का साया होने के कारण ढोल धमाके वाले ढूंढने से भी नहीं मिल रहे थे। हार कर बुलाना ही पड़ा। क्या करूं क्या ना करूं, बिरमू परेशान हो गया। उसका दिल भी तो कर रहा था नीलू को दुल्हन बने देखने का। नीलू आती तो थी बिंदु के साथ, कितनी छोटी थी। सोचने लगा अगर वो शादी में जाएगा तो बिंदु भी बिना जाए तो मानेगी नहीं। वहाँ जाकर उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, और ऐसा वैसा कुछ बोलकर तो लोग समझ नहीं जाएंगे, उसके साथ उसके और हमारे घर वालों की ज़िंदगी भी संकट में आ जाएगी। तभी उसका दिल कहता बिंदु को पता है वो प्रेत लोक से आई है, पर इसके अलावा उसे कुछ और थोड़े ही न याद है। दूसरे ही पल सोच करके डर जाता अगर उसे याद आ गया। तो यही सब सोच रहा था कि बिंदु आ गई। बड़े उदास लग रहे हो, मुझे भी बताओ किस बात से परेशान हो? नीलू की शादी का निमंत्रण आया है, मुझे पता था उसके पापा तुम्हें बुलाएंगे। फिर उसकी माँ ने मुझे भी आने को कहा, पर मेरी तो समझ में नहीं आया कि मुझे ऐसा सपना क्यों आ गया होगा कि मैं वहाँ हूँ और सामने बड़े पेड़ पर चढ़कर घास के लिए टहनियाँ काट रही हूँ। तभी देखती हूँ कि तुम्हें किसी ने मार मार कर अधमरा कर दिया। यह सब देखकर मैं तुम्हें बचाने के लिए जल्दी जल्दी पेड़ से उतरने लगी, पर मेरा पाँव फिसल गया और मैं धरती पर आ गिरी। कुछ देर बाद क्या देखती हूँ कि आत्माएं अपने साथ प्रेत लोक में लेकर जा रही हैं। ऐसा सपना क्यों आया मुझे? बोल पड़ी बिंदु। बिंदु की सपने वाली बात सुनकर बिरमू और भी परेशान हो गया। पिछले जन्म में पेड़ से ही तो गिर करके मरी थी, मेरे से मिलती था ना। यही गुस्सा था उसके पिता को। मुझे तो अधमरा कर दिया था, उसे भी जरूर खूब मारा होगा। मुझे कहाँ से बताती ये सब? वो तो इस दुनिया से चली गई थी। बिंदु से सपने को झूठा कहकर उससे दूसरी बातें करने लगा। बिंदु भी अपने काम में लग गई। उसका दिन कैसे कटता वो ही जानती। बिरमू को कल शादी में जाना था। न जाने क्या क्या अशुभ बातें उसके दिमाग में उसे आकर के डरा रही थी। रात भर उसको नींद नहीं आई। सुबह के टाइम उसकी थोड़ी बहुत आँख लगी तो उसने अपने आप को शमशान घाट में प्रेतों को बीच पाया। उसे प्रेतों के सरदार कुछ समझा रहे थे। बिरमू परेशान न हो, कारण खूब जानता हूँ मैं। सब सोच समझ कर बिंदु को अपने प्रेत लोक से तुम्हारे साथ भेजा है। देख, उसका भी तो अपने माँ बापों से प्रेम है। हमें मालूम है उसके माँ बापों ने तुम दोनों के साथ अच्छा नहीं किया, पर समाज का डर था ना उन्हें कि लोग क्या कहेंगे कि उनकी बेटी किसी ढोल बजाने वाले से प्यार करती है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम कुदरत से कहकर सब संभाल लेंगे। बिंदु के लिए तुमने इतने खतरे मोल लिए हैं। पहले जब तुम वो शमशान घाट में मिली, दोबारा जब तुम उसे लेने के लिए आए, सर काटने की परीक्षा देने के लिए तैयार थे, ये तुम्हारा प्यार ही तो था। अब बिंदु को भी अपने पूर्व जन्म के परिवार के लिए कुछ करने दो। और सुनो, जैसा है होने देना, अब थोड़ा आराम कर ले, तुझे शादी में जाना है कहकर प्रेत सरदार सपने में से चले गए और बिरमू को नींद आ गई।
भले ही वो सपना था, पर बिरमू को मनुष्यों की बातों पर भरोसा न होकर सपने में आए प्रेत के सरदार पर पूरा भरोसा था। सुबह धूप निकल आई, बिरमू भी अब सोया हुआ था और रात को मुश्किल से मतलब घंटे भर ही सो पाया था। उठो जी, शादी में नहीं पहुंचना है, वे इंतजार कर रहे होंगे। दुल्हन की हल्दी की रस्म में तुम्हारा होना जरूरी है। मैं तो कब से तैयार हूँ, नहा लो और तैयार हो जाओ। बिंदु जो उसे जगा रही थी बोल पड़ी। बिंदु भी जल्दी जल्दी तैयार बिरमू भी जल्दी जल्दी तैयार हो गया और कुछ देर बाद वो शादी वाले गांव के लिए चल पड़े। मुझे यहाँ पर आते ही ऐसे लग रहा था कि तुम और मैं कभी यहाँ मिले थे, बिंदु बोल पड़ी। माथा पकड़ लिया बिरमू ने, सोचने लगा यही तो मिलते थे और हम, और इसको इसका आभास भी होने लगा। क्या होगा जब ये अपने घर पहुंचेगी, गांव के लोगों को देखेगी। उसे संकट आता नजर आया। प्रेतों को सरदार को याद करने लगा। वह प्रेतों को सरदार को याद कर ही रहा था कि उसे शोभनु चमचमाते सफ़ेद कपड़ों में नजर आया। आदमियों की तरह दिख रहा था, पर गौर से देखने से उसके पांव उल्टे दिखाई दे रहे थे। बिरमू, कैसे हो, गांव में कैसे हैं? बिंदु भाभी को लेकर ससुराल जा रहे हो? तुम्हारी साली नीलू की शादी है ना, देख तुझे परेशान देखकर हमारे सरदार ने तेरे पास भेजा है। गुस्सा भी हो रहे थे कि तुझे उन्होंने बता तो दिया था कि बिंदु भाभी को लेकर शादी में चले जाना, पर तू विश्वास ही नहीं करता। आगे से ऐसा मत करना, मैं तेरे साथ रहूँगा, कुछ भी होगा संभाल लूँगा। वैसे बिंदु भाभी की तरफ से चिंता मत करना, उसे पिछले जन्म और प्रेत योनि का कुछ भी याद नहीं है। बता, अभी उसे क्या पता है कि मैं प्रेत लोक से यहाँ तेरे पास आया हूँ, तुझसे बात कर रहा हूँ? नहीं ना, बोल पड़ी शोभनु की आत्मा। बिरमू ने भी राहत की सांस ली और चलने लगा। शोभनु, मुझे पता है तू मेरे अलावा किसी और को नज़र नहीं आएगा, लेकिन अब मैं निश्चिंत हूँ। अरे क्या पता, अपने ससुराल से लक्ष्मी भी आई होगी, मिलेगा ना तू उससे। जानता हूँ तूने ही अपने सरदार को बोला होगा। मैं जाता हूँ बिरमू के पास। लक्ष्मी से भी तो मिलना था तुझे, याद है ना तू कितना प्यार करता है उसे। देखकर वो भी देख, अगर वो नहीं आई तो तू उदास मत होना बेटा, ये सब समझ लेना, ठीक है। और जब तुझे अपने मवेशी यहाँ चराने के लिए तू आता था तो कितनी बातें बनाता था कि मैं वहाँ नहीं जाना, बिंदु के घर वाले बिंदु पर गुस्सा करेंगे। पर जब तेरी बात मानने लगता तो तू कैसे बोलता था कि चल ना यार, बिंदु क्या सोच रही होगी, बिरमू क्यों नहीं आया हो। अबे तू सब लक्ष्मी के चक्कर में आया है। बिंदु ने बताया भी था कि पर तू अनजान बन रहा है, यह सोचते हुए कि तू लक्ष्मी से बात करेगा। और जैसे ही वो सब आगे और फिर आगे चलने लगे। सब पता था, तू क्यों पूछ रहा है, चल अब गांव आने वाला है, कहकर शोभनु चुप हो गया। नीलू की शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थी, मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। बिरमू बाहर दीवार पर बैठा न जाने क्या सोच रहा था। शोभनु भी उसके पास आकर बैठ गया। शोभनु, तू तो खूब जम रहा है, पर क्या फायदा, मेरे सिवा दूसरा कोई और तुझे देख भी नहीं सकता। मेरी छोड़, तू अपनी सुना, यहाँ अकेले क्यों बैठा है? बिंदु भाभी कमरे में अकेली बैठी है, उसके साथ बैठ जा करके। बड़ी चिंता हो रही है तुझे बिंदु की। अच्छा, अब समझ में आया ये सूट बूट किसके लिए पहने हैं। पर वो आएगी या नहीं, और आ भी गई तो तू कौन सा उसको नजर आएगा? किसे नजर नहीं आऊँगा? अनजान बनने का नाटक मत कर। सुनकर जोर से हंस पड़ा शोभनु। ये ले भाई, आ गई जिसके लिए तो इतना सजा धजा है, लक्ष्मी, जो अभी अभी शादी वाले घर में आई ही थी। उसे देखकर बोल पड़ा बिरमू। शोभनु ने भी देख ली लक्ष्मी। अब बिरमू की बात का बिना जवाब दिए उसके पास पहुंच गया। लक्ष्मी नीलू की माँ से गले मिल रही थी। नीलू की माँ ने भी उससे पूछ लिया कि उसने तो 1 हफ्ते पहले आने को कहा था और वो आज शादी वाले दिन आ रही है। चाची, मन तो जल्दी आने का बहुत कर रहा था, पर तुझे तो पता है अकेली औरत क्या क्या करेगी। कोर्ट का चक्कर लगा रही थी, उसी पुराने केस में तारीख थी, और बच्चों के भी 10 काम। इस बार तो प्रबंध करके आई हूँ, हफ्ते भर रहूँगी, तुमसे खूब बातें जो करनी है। शादी हो जाए फुर्सत में बैठेंगे। अभी नीलू से मिलती हूँ, कमरे में ही होगी ना? लक्ष्मी
नीलू के कमरे में चली गई और शोभनु ब्रह्मू के पास पहुंच गया। बड़ा उदास लग रहा है, क्या बात है? लगता है लक्ष्मी से नहीं मिल पाया। अरे दिल छोटा मत कर, अभी तो कल तक हैं हम यहाँ, पूछ लिया ब्रह्मू ने शोभनु से। नहीं यार, बात तो वैसी भी नहीं हो सकती। सच बताऊं, मैं पहले ही सोच रहा था कि उसे देखकर ही संतोष कर लूँगा। मिलता भी कैसे? अकेली तो मिलती नहीं, अगर मिल भी जाती तो पता नहीं सरदार मिलने को हाँ करते भी या नहीं। अब तो सरदार से मिन्नत करनी ही पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है उससे। अब बिरमू, तू ये बता, लक्ष्मी चाची से क्यों कह रही थी कि कोर्ट में सुनवाई थी, क्या हुआ उसके साथ? मुझे तो पता नहीं। सच बता, मैं भी कब से सोच रहा हूँ कि अगर लक्ष्मी की मदद कर दे तो कितना अच्छा होगा। यार जितना तुझे मालूम है मैं बताता हूँ। उसके पड़ोस के गांव में एक दबंग ठेकेदार था, उसने उसका जीना मुश्किल कर रखा था। ये तो तुझे पता ही होगा, लक्ष्मी के पति बहुत बढ़िया और हिम्मती आदमी थे। गांव वालों और अपनी ज़मीन पर दबंग का कब्जा हटाने के लिए उनसे लड़ते रहे, पर एक दिन वे गांव के लोगों के साथ केस के सिलसिले में कोर्ट गए थे। पर जब वे रात तक घर नहीं लौटे तो लोगों को उनके साथ कुछ गलत होने की चिंता होने लगी। खोज शुरू हुई, गांव के पास वाले ही एक नाले में ही उनके मृत शरीर पड़ा हुआ मिला था। शरीर पर धारदार हथियारों के घाव थे। सभी को पता था कि यह किसने किया है, पर रसूख और दबंग होने की वजह से जो उनके साथ गए थे उन्होंने अपनी जबान पर ताला लगा दिया। अब लक्ष्मी बेचारी अकेले पड़ गई और उसने हिम्मत नहीं हारी, कोर्ट में ले गई केस को। कितना तंग किया था उन्होंने और उसके बदमाशों ने, पर टूटी नहीं वो। लोग भी उसकी हिम्मत देखकर उसके साथ खड़े हो गए। अब तो उसने फिर लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। लक्ष्मी लोगों की हिम्मत बंधाती रही, करा दी उसको जेल। फिर 10 साल जेल में रह कर के छूट गया। यहाँ भी उसका रसूख काम आया। उसके बाद तो उसने लक्ष्मी और गांव के लोगों से बदले लेने शुरू कर दिए। अब और क्या बताऊं, बताने के लिए इतनी बातें हैं कि पूरी रात और दिन कम पड़ जाएगा। शोभनु का गुस्से से लाल चेहरा देख नहीं पाया बिरमू बोल पड़ा, तुम्हें तो खबर होती है ना, मदद क्यों नहीं कर लेते? फिर तुम्हें इस बात का पता क्यों नहीं लगा? और तुमने लक्ष्मी के लिए कुछ किया क्यों नहीं? मैं तो उसी दिन बताने वाला था, पर तू जल्दी में था। नहीं भाई, ऐसा नहीं, मैं जैसा तू सोच रहा है। कुछ बंदिशें होती हैं हमारे लिए। हम आत्माएं किसी की निजी जिंदगी में दखल तब तक नहीं दे सकते जब तक कोई हमसे कहे नहीं। फिर अच्छे बुरे की पहचान कैसे होगी? स्वर्ग नरक में भी तो प्राणियों को उनके कर्मों के हिसाब से भेजना होता है। कुदरत जो ब्रह्मा जी का प्रतिनिधित्व है, जो ब्रह्मांड भी तो उसको चलाना है। जो अपना ही देख ले, जब तो शमशान घाट में मिला था तूने ही तो बिंदु भाभी का हाथ मांगा था। प्रेतों के सरदार ने ऐसा कुछ कहने को तो नहीं कहा था। सरदार से प्रार्थना कर लक्ष्मी से बात करने के लिए उनकी आज्ञा मांगूंगा। वैसे तू चिंता मत कर, लक्ष्मी के दुख अब मेरे ही हैं। लक्ष्मी देख इधर ही आ रही है, उसके कान में बात डाल देना। अगर मैं सीधे उससे बात करूंगा तो वो डर जाएगी, कहकर शोभनु चुप हो गया। लक्ष्मी ब्रह्मू के पास आकर बैठ गई। पूछ लिए दोनों ने एक दूसरे के हालचाल। बिंदु भी मिल गई। बिंदु के स्वभाव ने उसका दिल जीत लिया। वे भी खूब देर तक बातें करते रहे। बिरमू, क्या रिश्ता लगाऊं तुमसे? बिंदु जिंदा होती तो जीजाजी होते, पर कुदरत को मंजूर नहीं था। बिरमू, संयोग तो देख, इसका नाम भी तो बिंदु है, और अगर वो इस दुनिया में होती तो इसी बिंदु की तरह दिखती। बिंदु की तरफ देख करके लक्ष्मी बोली। बिंदु जो सब यह सुन करके मुस्कुरा रही थी। शोभनु बिरमू के कान में बोल पड़ा, बिरमू, लक्ष्मी से मेरा जिक्र तो कर, जिसके उसके दिल में पुरानी दिनों की माया को जगा, तभी तो उसके लिए मैं कुछ कर पाऊंगा। हमारे सरदार ने भी मुझे लक्ष्मी से सशरीर बात करने के लिए इजाज़त दे दी है। लक्ष्मी याद है तुझे? पुराने दिनों की बात जरूर आती होगी, तभी तो बिंदु को याद कर रही है। शोभनु भी याद आता है तुझे? छेड़ दी बिरमू ने शोभनु की बात। शर्मा गई लक्ष्मी।
बिंदु को भी पुरानी बातें याद आने लगी। प्रेतों के सरदार भी तो यही चाहते थे। लक्ष्मी, लक्ष्मी मुझे लग रहा है मैंने तुम्हें पहले देखा है। ये तो कुछ नहीं बताएंगे, हो सकता है मुझे कुछ याद आ जाए, फिर सब कुछ बता दूंगी। बोल पड़ी बिंदु। अरे रो किसे? बिंदु को अगर पिछला जन्म और प्रेत योनि की बातें याद आ गई तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। शोभनु की आत्मा से बोल पड़ा बिरमू। बिंदु लक्ष्मी को बताए उससे पहले मैं बताता हूँ लक्ष्मी को, ये बोल पड़ा शोभनु। बिरमू उसे टकटकी लगाए देखने लगा। हाँ, उसे इतना भरोसा तो था, अब कुछ गलत नहीं हो सकता। लक्ष्मी तुम कैसी हो? बिरमू ने तुम्हारे बारे में जो भी बताया उसे सुनकर बहुत दुखी हो गया। बिरमू के साथ किसी को भी आना ही था, पर मैंने ही अपने सरदार से कहा कि मैं बिरमू के साथ जाऊंगा। तुम्हें जो मिलने का मन था मेरी आवाज़ सुनकर और यहाँ आने की बात क्यों कर रहा हूँ? ज़रूर चौंक रही होगी। तुझसे बहुत बातें करनी है। हाँ, अगर तू चाहे तो तेरे सामने मैं बैठकर बात करूँगा। शोभनु बोल पड़ा। अब आवाज़ सुनकर के चौंक गई लक्ष्मी। ऐसी आवाज़ उसने सालों पहले सुनी थी, जब वो बिंदु के साथ मवेशियों को लेकर चराने जाती थी। याद आ गई उसे शोभनु की, उसका चेहरा उसमें झलक रहा था। उसमें उत्सुकता देखने लगी। बिंदु तो ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाई, पर बिरमू लक्ष्मी के चेहरे को देखकर सब समझ गया। बोल पड़ा, लक्ष्मी तुझे सही याद आ रहा है, मैं तुझे सारी बात बताता हूँ, कहकर उसने बात शुरू की थी कि तभी पंडाल की ओर से लोगों का शोर मचना शुरू हुआ। बिरमू और शोभनु की आत्मा पंडाल की तरफ दौड़े और दौड़ करके वो देखने लगे। वहाँ पर जा कर के बिरमू और शोभनु की आत्मा पंडाल में पहुँच गए दोनों। अब गांव के कुछ अराजक लोग दुल्हन के पापा, जिन पर काफ़ी चोट लगी हुई थी, उन्हें घेर कर उनसे ऊंची ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे। शोर सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। नीलू की माँ, जो अभी अभी वहां आई थी, उन लोगों से हाथ जोड़कर शादी में व्यवधान न डालने की प्रार्थना कर रही थी। अब जोड़ रही है हाथ, क्या कमी थी मेरे रिश्तेदार में? मवाली गुंडा समझते हो ना उसे? बेटी के रिश्ते के लिए मना कर दिया। हाँ, गुंडा है वो। अब तुम्हें पता लगा कि किस दर्जे का गुंडा मवाली है वो। और हमें तो तू जानती है, कितनी थू थू करवा दी तूने। हाँ, मैंने ही तुझे उसके रिश्ते के लिए बात चलाई थी। याद रखना, मेरे भाई से उसकी शादी नहीं हुई तो तेरी बेटी की शादी किसी और से नहीं होने देंगे। अभी तो मेरा भाई और उसके लोग भी आ रहे हैं। नीलू की माँ को धक्का देते हुए वो व्यक्ति बोल पड़ा। बिरमू नीलू की माँ को सहारा देकर उठा ही रहा था कि गांव का वही व्यक्ति आदमी जो वहीं खड़ा हुआ गाली बक रहा था, बिरमू को एक थप्पड़ लगाते हुए बोल पड़ा, अबे किसी में तो हिम्मत आई नहीं। तुझ ढोल बजाने वाले में कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई जो बीच में आ रहा है? क्या लगते हैं ये तेरे? चुपचाप अपना ढोल लेकर के यहाँ से चलता बन, अब यहाँ तेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये लक्ष्मी जो अपने आप को झांसी की रानी समझती है ना, इसका भी अच्छा इंतजाम होने वाला है। ठाकुर साहब माफ़ कर दो, कारज निभाने दो। शादी कैसी होगी वो तो कुछ घंटों के बाद ही पता लग जाएगा। कह करके वो अपने साथियों के साथ वहाँ से चला गया। अब शादी के घर में जहाँ हंसी खुशी चहल पहल होनी थी, मायूसी छा गई। नीलू और घर वालों का रो रो करके बुरा हाल हो गया। उनके पापा के घावों पर वही घरेलू दवा लगाई और बिस्तर में आराम करने को लिटा दिया। बिंदु पहुंच गई नीलू और चाची के पास। लक्ष्मी भी वहीं उसके पास बैठी थी। बोल पड़ी, चाची अच्छा नहीं किया इस भाई ने। और लक्ष्मी, वो तेरे लिए क्या बोल रहा था? वो ठेकेदार है ना जो पिछले कुछ दिन पहले जेल से छूट कर आया है, मेरे को दुश्मन समझता है। मुझे कहीं से पता लगा था कि वो भी इसी भाई का रिश्तेदार है और उसके आदमियों को भी बुला रखा है इसने। ये तो मेरे को रास्ते में ही मरवा देता। मैंने यहाँ आने का दिन बदल दिया। आना भी जरूरी था, यहाँ भी तो सचेत करना था। यह सब ठीक चल रहा था, सोचा चुप रहूं, पर ये तो शादी में ही अड़चन डालने पर तुले हुए हैं। यह कहकर के लक्ष्मी चुप हो गई। घर वाले रिश्तेदार सब चिंता में डूब गए। बिरमू बैठा कुछ सोच रहा था। शोभनु बोल पड़ा, अच्छा किया तूने नीलू की माँ की मदद की, और पता है लक्ष्मी को भी वो लोग नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हैं। लक्ष्मी वाली सारी बात बता दी बिरमू को। बड़ी हिम्मत वाली है लक्ष्मी। शोभनु
कुछ सोच भाई, वरना अनर्थ हो जाएगा। अरे वही तो सोच रहा हूँ, इनसे तो आज मैं अकेले ही निपट लेता, पर उस माफिया ठेकेदार का भी तो इंतजार करना था। हमारे सरदार सब देख रहे हैं, चिंता मत कर, अब समय कम रह गया है। देख सामने वाली पहाड़ी पर बारात भी आते दिख रही है। लगा ढोल संदेश ताल, बोल पड़ी शोभनु की आत्मा। बिरमू और उसके साथियों ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। जो लोग अभी डरे सहमे थे, हाथ पर हाथ धरे बैठे थे, हरकत में आ गए सब लोग। बिंदु जो अभी अभी ढोल धमाकों की आवाज़ सुनकर बाहर आई थी, अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो जमीन पर बैठ गई। चाचू और लक्ष्मी उसे देख करके घबरा गए। वह उसे उठाते कि उससे पहले ही वह खड़ी हो गई और तेज कदमों से पंडाल की में पहुंच गई। पंडाल में सफ़ेद चमकदार कपड़ों में बहुत सारे लोग दिख गए। जाने पहचाने सभी चेहरे देख करके खुश हो गई वो। तभी उनमें से एक आदमी उसके पास आया और बोला, बिंदु कैसे हैं तू? सरदार ने कहा है कि चिंता मत करना, जो भी सही है करना होगा, हम कर लेंगे। बिंदु उनसे बात कर के ही कह रही थी। लक्ष्मी और चाची भी उसके पास आ गई। बिंदु से पूछ लिया चाची ने कि किससे बात कर रही थी तू? यहाँ तो कोई नहीं है। चाची की आवाज़ कान में पड़ते हुए उसे ऐसा लगा कि वो नींद से जाग गई हो। बोल पड़ी चाची, मुझे भी तो पता नहीं मैं किससे बात कर रही थी। चाची ने सोचा झगड़े से डरी हुई है, ऐसे ही बड़बड़ा रही होगी। आगे बात नहीं की उसने। फिर वो अब कमरे में आ गए। गांव के लोग और रिश्तेदार बारात स्वागत की तैयारियों में लग गए। पापा ज़्यादा चोट तो नहीं आई, चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। नीलू की शादी भी बड़े धूमधाम से होगी। पापा के माथे पर लगी चोट को सहलाते हुए बिंदु बोल पड़ी। पापा ने बिंदु को देखा। उन्होंने भी अपनी बिंदु को की याद आ गई उन्हें। उसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ नहीं कह पाए, बस इतना ही बोल पाए, बिरमू कैसे हैं? उसे तो नहीं मारा उन्होंने। अब बिंदु नीलू के कमरे में आ गई, उसे तैयार करने लगी। गांव से 1 मील दूर जहां बारातियों की पगडंडी से होकर के गांव पहुंचना था, वहां उनके लिए चाय नाश्ते का प्रबंध भी करना था। वहां के लिए गांव के 4-5 लड़कों को सामान लेकर के और वहां पर रवाना कर दिया। बिरमू और शोभनु की आत्मा भी उनके साथ चल पड़े। बारात निश्चित जगह पर पहुंच गई। वे चाय नाश्ता कर ही रहे थे कि बारातियों में भगदड़ मच गई। बाराती इधर उधर भागने लगे। गांव का वही व्यक्ति जो गुंडागर्दी करके गया था, चेतावनी दे करके गया था, उसके साथी और ठेकेदार आदमी जो थे उसके बारातियों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे थे। दूल्हे पर वार करने ही वाले थे कि दूल्हे ने अपना बचाव कर लिया। तभी शोभनु ने दूल्हे पर हमला करने वाले पर जोरदार लात मारी। वो 5 फुट दूर जाकर के गिरा। ये तो मात्र संकेत मात्र था। सारी आत्माएं जो शोभनु के इस हमले का इंतजार कर रही थी टूट पड़े बदमाशों पर, दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे थे सबको। शोभनु वो रहा दुष्ट ठेकेदार जिसने लक्ष्मी को धमकी दी थी। ठेकेदार की तरफ इशारा करते हुए बोल पड़ा बिरमू। बस बिरमू का इतना ही बोलना था, शोभनु टूट पड़ा ठेकेदार पर। सारे गुंडे बदमाश जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। ऊपर पहाड़ी, सामने खाई और बहती नदी, उफनती हुई नदी, कहाँ भागते। बारातियों को थोड़ी बहुत चोट आई थी पर सब ठीक था। सारे बाराती सोच में पड़ गए थे कि इतने बड़े गुंडे बदमाशों को मारने के वाले गांव के लोग कितने हिम्मत वाले हैं। पूछ लिया गांव के आदमी से जो उन्हें चाय नाश्ता करा रहा था। हमारे गांव के तो 4-5 ही लोग हैं, वे लोग आप बारातियों से तो होंगे। कहते कहते वो सोच में पड़ गया। गांव वालों को भी सारी घटना का पता लग चुका था। कुछ देर बाद गांव भी बारात थी वो भी गांव में पहुंच गई थी चुकी थी। गांव वाले भी उसका जोरदार स्वागत किया गांव में आने पर। अब बाराती घरातियों उनके मुख से सुनो, कुछ घंटे पहले वाली बात की चर्चा ही हो रही थी। सारे सोच में पड़े हुए थे कि वो कौन थे जिन्होंने समय पर आकर के अनहोनी से बचाया। शादी की रस्में शुरू हो गई। बिरमू को बुलाया गया। नीलू के पापा ने उससे बोल पड़े, बिरमू तू मुझे माफ़ कर देना, मैंने हमेशा तेरे साथ बुरा व्यवहार करता रहा हूँ और ये बिंदु है कैसे पापा पापा कहकर मेरी हिम्मत बंधा रही है। मुझे तो लग रहा है कि मेरी अपनी ही बिंदु है ये। मुझे तो लगता है तुम लोगों की वजह से हम बचे हैं। अगर तुम लोग नहीं आते तो क्या होता हमारी नीलू का और बारातियों का। क्यों नहीं आते, हमें तो आना ही था चाची जी। बोल पड़ी बिंदु। अभी अभी जो वहाँ आई थी कुछ देर पहले तो पापा पापा कर रही थी और अब चाचा बोल रही है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है,
पर जो भी है तू मेरी बिंदु की तरह ही है। पापा ही बोल मुझे। बिंदु के सर पर हाथ रखते हुए बोल पड़े। रात को नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा था। शोभनू पहुंच गया लक्ष्मी के पास। लक्ष्मी जरा बाहर तो आ, तुझसे कुछ जरूर बात करनी है, बोल पड़ा शोभनू। आवाज़ सुनकर लक्ष्मी चौंक गई। वर्षों पुरानी शोभनू की आवाज़ याद आ गई। आवाज़ के पीछे पीछे बाहर आई। लक्ष्मी, मैं शोभनू हूँ, दिखाई नहीं दे रहा हूँ ना, नज़र भी नहीं आऊँगा, पर तुझे नज़र नहीं आना चाहता। मुझे तेरे बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। सुनकर अच्छा लगा कि तू पहले जैसे वही हिम्मत वाली है। उस दुष्ट ठेकेदार का काम कर दिया है, अब निश्चिंत होकर के रहे। उसके बाद तुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं रहेगा। हाँ, पर अब भी तुझे कोई मुश्किल आए तो याद कर लेना। और जो बिंदु है ना, वो तेरी सहेली बिंदु है, वो भी तेरे बारे में जानकर दुखी हो रही थी। अच्छा, अब तू जा, कहकर शोभनू चुप हो गया और लक्ष्मी शोभनू को याद करते करते वहाँ से चली गई। आज बारात को विदा होना था, सारी रस्में हो गई। नीलू सभी से गले मिल करके विदा हो रही थी। बिंदु को गले लगा करके बोल पड़ी, दीदी तू मेरी बिंदु दीदी है, तभी तो आई हो शादी में। बिरमू, लक्ष्मी दीदी माँ पापा को गले लगाकर उनसे बिछड़ने के गम में रोते रोते अपनी नई दुनिया बसाने डोली में बैठ गई। बारात विदा हो चुकी थी। बिरमू ने शोभनू से बोला, शोभनू, प्रेतों के सरदार को मेरी तरफ से हमारी मदद के लिए शुक्रिया अदा करना, और तुमने जो अच्छा किया, लक्ष्मी से मिलकर, अकेली औरत है ना वो, उसे भी हिम्मत आ गई। अब तू भी चले जा। आसपास के गांव में खबर फैल गई कि लोग सातिर बदमाशों को उनकी करनी का फल देने की तारीफ कर रहे थे। 2 दिन बाद ठेकेदार और गांव वाले जो बदमाश थे, उनकी लाश नदी में तैरते हुए मिल गई और पूरे इलाके में खुशी की लहर छा गई। आज बिंदु को विदा होना था। बिरमू और साथी भी ढोल बजाकर शादी के घर वालों का मेहमानबाजी के लिए और बेटी दुल्हन नीलू के परिवार की खुशहाली की कामना कर रहा था। बिरमू और ढोल बजाने वालों को खुशी खुशी विदा किया। बिंदु को तो बेटी की तरह ऐसे ही विदा किया जैसे सगी बेटी को कर रहे थे। चाचा चाची के गले लगकर बिंदु रो रही थी। बिंदु, पास में ही तो रहती है बेटी, आते रहना। चाचा ने उसके सर पर हाथ रख करके बोला। बिरमू बिंदु लक्ष्मी से मिलकर चल पड़े। शोभनू ने भी लक्ष्मी की ओर देखा और वो भी बिरमू और बिंदु के साथ चल पड़ा। अब वे अपने गांव की सरहद में पहुंच चुके थे। शोभनू भी बिरमू से गले मिलकर प्रेतलोक के लिए चल पड़ा और बिंदु और बिरमू अपने गांव की तरफ चल पड़े। देखिए, ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है। भले ही ये काल्पनिक हो, लेकिन कुछ अंश ये वास्तविकता से मिलते जुलते हैं इसमें। और देखिए, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और कहानी को शेयर कीजिए। ठीक है, इसके साथ ही अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की।